आज की इस रिपोर्ट में हम सीधे मुद्दे पर आएंगे और उन फैसलों की बात करेंगे जो पेंशन भोगियों की जेब, उनकी मासिक आमदनी और उनके सम्मान से जुड़े हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी साफ, सरल और काम की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई जरूरी अपडेट छूटे नहीं। 11 जनवरी 2026 की तारीख पर देश के लाखों वरिष्ठ नागरिकों की नजर एक बार फिर उस फैसले पर टिक गई है जिसकी मांग दशकों से उठती रही है। ईपीएस -95 पेंशन योजना से जुड़े करीब 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए यह सिर्फ राशि बढ़ने की बात नहीं है, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और भरोसे की उस डोर को फिर से मजबूती देने का सवाल है जो लंबे इंतजार के कारण कमजोर पड़ती चली गई थी। जिन लोगों ने अपने कामकाजी जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा कारखानों के, मिलों, दफ्तरों और विभिन्न संस्थानों में लगाकर इस अर्थव्यवस्था को खड़ा किया, उनके लिए बुढ़ापे में गरिमापूर्ण जीवन एक अधिकार है, एहसान नहीं। इसी पृष्ठभूमि में सरकार के स्तर पर जो गतिविधियां सामने आ रही हैं, वे इस विषय को एक नई दिशा देती दिखती हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे मुद्दे को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत रुचि और हस्तक्षेप अहम रहा है। संकेत यही है कि शीर्ष स्तर पर यह समझ बन चुकी है कि ईपीएस -95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन महंगाई के दौर में वास्तविक जरूरतों के सामने बहुत कम पड़ती है। यह केवल आंकड़ों का मामला नहीं है, यह उन घरों की रोजमर्रा की कहानी है जहां दवाइयों, किराए, बिजली के बिल और राशन के बीच पेंशन का हर रुपया हिसाब मांगता है। जब एक व्यवस्था लंबे समय तक किसी वर्ग की वास्तविक कठिनाइयों को नजरअंदाज करती है तो लोगों के भीतर असंतोष उभरना स्वाभाविक है, और जब वही व्यवस्था समय रहते समाधान की ओर बढ़ती है तो उम्मीद लौटती है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास पर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के साथ एक लंबी और गंभीर चर्चा हुई जिसमें कई विषयों के बीच ईपीएस -95 पेंशन वृद्धि को प्राथमिकता के साथ रखा गया। इस चर्चा का केंद्र यही रहा कि कैसे 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए ऐसी व्यवस्था बने जो सिर्फ तात्कालिक राहत न दे, बल्कि आने वाले वर्षों में भी उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर रख सके। यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पेंशन भोगियों की बड़ी आबादी ऐसे समय में बुजुर्ग हो चुकी है जब स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हैं और महंगाई हर साल नए स्तर छूती है। इसीलिए अब चर्चा केवल बढ़ोतरी तक सीमित नहीं, बल्कि स्थायी ढांचे तक जाती दिखाई दे रही है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि वित्त मंत्री की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि वित्तीय प्रबंधन के स्तर पर इस प्रस्ताव को संभालने की क्षमता मौजूद है। यही वह बिंदु है जहां वर्षों से अटकी बहस अक्सर थम जाती थी कि पैसा कहां से आएगा, बोझ कितना होगा और बजटीय प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस पहलू पर तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि आवश्यक प्रावधानों के लिए अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट का रास्ता अपनाया जा सकता है ताकि अतिरिक्त धनराशि का आवंटन विधायी प्रक्रिया के जरिए स्पष्ट और वैध रूप से किया जा सके। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वित्तीय मंजूरी का रास्ता साफ होता है और बाद में किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक अड़चन की गुंजाइश कम रह जाती है। यहीं से कहानी में दूसरा निर्णायक मोड़ आता है। बताया जाता है कि इस उच्च स्तरीय चर्चा के बाद प्रधानमंत्री ने श्रम एवं रोजगार मंत्री से सीधे संपर्क कर इस दिशा में अग्रिम कार्यवाही तेज करने के निर्देश दी। अग्रिम कार्यवाही प्रशासनिक भाषा में एक साधारण सा शब्द लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ होता है कि विभाग हाथ पर हाथ रखकर अगले आदेश का इंतजार न करे, तैयारी समानांतर रूप से चले। जैसे ही वित्तीय स्वीकृति मिले उसी क्षण कार्यान्वयन के लिए फाइलें, प्रक्रियाएं, तकनीकी तैयारी और आवश्यक आदेश तैयार हों ताकि लाभार्थियों तक फायदा पहुंचने में देरी न हो।
इस तरीके का उद्देश्य यही रहता है कि निर्णय लेने और जमीन पर लागू होने के बीच की दूरी कम से कम हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ठोस अपडेट और सरल भाषा में विश्लेषण आपको नियमित मिलता रहे तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की हर बड़ी जानकारी आप तक समय पर पहुंचे और आप किसी जरूरी खबर से चूके नहीं। कई बार एक छोटी सी सूचना भी किसी परिवार की योजना बदल देती है, इसलिए जुड़े रहना जरूरी है। अब बात उस संभावित पैकेज की जिसके बारे में चर्चा तेज है। संकेत मिल रहे हैं कि सरकार की तरफ से EPS -95 पेंशन भोगियों को एक त्रिसूत्रीय राहत देने पर गंभीरता से काम हो रहा है। पहला सूत्र न्यूनतम पेंशन में वृद्धि से जुड़ा है। दूसरे सूत्र में महंगाई भत्ता यानी DA जोड़ने की बात है और तीसरा सूत्र स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें मुफ्त या व्यापक चिकित्सा सुविधा का प्रावधान जोड़ा जा सकता है। इन तीनों को अगर एक साथ लागू किया जाता है तो यह सिर्फ पेंशन वृद्धि नहीं रह जाती, बल्कि बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा का अधिक मजबूत मॉडल बन जाती है। न्यूनतम पेंशन की संभावित राशि को लेकर जिस आंकड़े की चर्चा बार बार सामने आती है वह 7,500 भारतीय नेपाली रुपया प्रति माह है। यह प्रस्तावित स्तर वर्तमान में अनेक पेंशन भोगियों को मिलने वाली राशि से कहीं अधिक होगा और कई परिवारों के लिए यह सीधी राहत बन सकता है। लेकिन यहां असली फर्क दूसरी बात से आता है, DA का जुड़ना, क्योंकि केवल राशि बढ़ा देना पर्याप्त नहीं होता। यदि महंगाई उसी गति से बढ़ती रहे और पेंशन स्थिर रहे, DA का अर्थ यह होगा कि पेंशन का मूल्य समय के साथ घटे नहीं, बल्कि महंगाई के अनुरूप उसमें भी बढ़ोतरी हो। यह बुजुर्गों के लिए मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी है, क्योंकि उन्हें हर साल यह चिंता नहीं सताती कि बढ़ती कीमतों के सामने उनका बजट कैसे टिकेगा। स्वास्थ्य का मुद्दा तो बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा संकट बनकर आता है। इलाज के खर्च से अक्सर जीवन भर की बचत पिघल जाती है। इसलिए यदि इस प्रस्ताव में चिकित्सा सुविधा भी जोड़ी जाती है तो यह तीसरा स्तंभ कई परिवारों के लिए सबसे ज्यादा असरदार साबित हो सकता है। ऐसी सुविधा का मतलब यह नहीं कि हर बीमारी का हर इलाज मुफ्त हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा सुरक्षा कवच जरूर बन सकता है जिससे बुनियादी उपचार, जांच, दवाइयों या अस्पताल संबंधी सहायता का बोझ कम हो। वृद्धावस्था में सबसे बड़ी जरूरत यही होती है कि बीमारी आने पर इलाज टल न जाए और इलाज कराते कराते व्यक्ति कर्ज में न डूब जाए। अगर आप अपने परिवार में किसी EPS -95 पेंशन भोगी को जानते हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन चालू रखें और इस जानकारी को आगे शेयर भी कर दीजिए। कई बार बुजुर्ग खुद अपडेट नहीं देख पाते, लेकिन परिवार के लोग समय पर जानकारी साझा करें तो वे सही कदम उठा पाते हैं। अब सवाल उठता है कि सरकार में अचानक इतनी गति और तात्कालिकता क्यों दिख रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण पेंशन भोगियों का लगातार चल रहा अनुशासित आंदोलन और उनकी संगठित मांगे हैं। विभिन्न मंचों और समितियों के जरिए लंबे समय से सरकार का ध्यान इस ओर खींचा जा रहा है। खासकर दिल्ली के रामलीला मैदान जैसे स्थलों पर प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी जुटान की बातें समय समय पर चर्चा में रही हैं। बुजुर्गों का सड़कों पर उतरना किसी भी सरकार के लिए सामाजिक और नैतिक दृष्टि से गंभीर संकेत होता है, क्योंकि यह उस सिस्टम की विफलता के रूप में देखा जाता है जिसमें उन्होंने जीवन भर योगदान दिया। इसलिए यह भी माना जा रहा है कि सरकार चाहती है कि मामला प्रदर्शन की नौबत तक न पहुंचे और उससे पहले ही सम्मानजनक समाधान सामने आ जाए। इसी संदर्भ में एक समय सीमा की चर्चा भी सामने आती है, 4 अगस्त से पहले। इस लक्ष्य का अर्थ यह लिया जा रहा है कि सरकार चाहती है कि जरूरी कदम, बजटीय औपचारिकताएं और प्रक्रिया इतनी तेजी से पूरी हो कि निर्णय को धरातल पर उतारा जा सके। समय सीमा तय होने का फायदा यह होता है कि विभागों के भीतर काम की गति बढ़ती है, फाइलें प्राथमिकता श्रेणी में आती है और समन्वय अधिक सक्रिय हो जाता है।
हालांकि अंतिम निर्णय और घोषणा की आधिकारिक पुष्टि संबंधित मंत्रालयों और अधिसूचनाओं के माध्यम से ही मानी जाएगी, लेकिन तैयारी का संकेत भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। यदि आप ऐसी खबरों को सिर्फ सुनना नहीं, समझना भी चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जब भी कोई आधिकारिक कदम, गजट नोटिफिकेशन या बजटीय घोषणा सामने आएगी तो उससे सरल भाषा में आपके लिए खोलकर रखेंगे ताकि भ्रम की गुंजाइश कम रहे। इस पूरे मॉडल में एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी गजट नोटिफिकेशन की है। किसी भी बड़े नीतिगत बदलाव को कानूनी आधार देने के लिए अधिसूचना का जारी होना निर्णायक माना जाता है। चर्चा कि इस प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी कैबिनेट सचिव स्तर तक जाती दिख रही है और कैबिनेट सचिव श्री सोमनाथन की भूमिका इस समन्वय में अहम हो सकती है। जब शीर्ष प्रशासनिक स्तर पर निगरानी होती है तो विभागों के बीच तालमेल बेहतर होता है और निर्णय लागू करने की गति बढ़ती है। गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही नियमों में बदलाव अधिकृत रूप से लागू माना जाता है और उसके बाद भुगतान, निर्देश, सिस्टम अपडेट और लाभार्थियों के खातों तक राशि पहुंचाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इस संभावित अधिसूचना में जिन 3 प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख होने की चर्चा है वे साफ है। न्यूनतम पेंशन को 7,500 भारतीय नेपाली रुपया तक ले जाना, उस पर डीए का प्रावधान जोड़ना और चिकित्सा सुविधा का ढांचा बनाना। यदि ये तीनों एक साथ आते हैं तो इसे एक समग्र सामाजिक सुरक्षा कदम माना जा सकता है। इसका प्रभाव सिर्फ किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होगा, क्योंकि ईपीएस -95 के अंतर्गत अनेक प्रकार के श्रमिक और कर्मचारी आते हैं। चीनी मिलों में काम करने वाले मजदूर, अलग अलग ट्रेड यूनियनों से जुड़े रिटायर्ड कर्मी और विभिन्न निजी संस्थानों से सेवानिवृत्त लोग। समावेशिता का यही अर्थ है कि पात्रता के दायरे में आने वाला कोई भी व्यक्ति केवल इसलिए वंचित न रह जाए कि वो किसी बड़े शहर या किसी खास संगठन से नहीं है। सब्सक्राइब करने का एक और फायदा यह है कि जैसे ही कोई नई शर्त, पात्रता नियम या दस्तावेजी प्रक्रिया की जानकारी आती है, आप उसे तुरंत पकड़ पाएंगे। कई बार लाभ मिलते हुए भी लोग कागजी जानकारी के अभाव में पीछे रह जाते हैं। इसलिए अपडेट रहना आपके अपने हित में है। यह समझना भी जरूरी है कि पेंशन भोगियों की यह मांग अचानक पैदा नहीं हुई। इसके पीछे वर्षों का शांतिपूर्ण संघर्ष, ज्ञापनों का सिलसिला, जनप्रतिनिधियों से मुलाकातें और बार बार उठाई गई व्यावहारिक समस्याएं हैं। अलग अलग राज्यों में हुए आंदोलन, जिनमें महाराष्ट्र के बुल्ढाना क्षेत्र का उल्लेख भी अक्सर आता है, इस विषय को राष्ट्रीय विमर्श तक ले गए। जब हजारों लाखों लोग लगातार एक ही मुद्दे को अनुशासन के साथ उठाते हैं तो वह सिर्फ मांग नहीं रह जाती, वह सामाजिक दबाव और नैतिक जिम्मेदारी में बदल जाती है। इसी वजह से जब किसी समाधान की दिशा में कदम बढ़ता दिखता है तो उसे केवल राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के नजरिए से भी देखा जाता है। अब देश भर में, खासकर उन परिवारों में जहां ईपीएस -95 पेंशन आती है, 2 स्तरों पर इंतजार है। पहला, बजटीय या वित्तीय प्रक्रिया की स्पष्टता की प्रावधान किस रूप में और कब होगा। दूसरा, अधिसूचना और लागू होने की तारीख, क्योंकि जमीन पर बदलाव तभी माना जाता है जब नियम औपचारिक रूप से लागू हो जाएं और भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो। जब तक ये दोनों बातें स्पष्ट नहीं होती तब तक बाजार में अफवाहें भी चलती रहती हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि अंतिम सत्य वही है जो आधिकारिक आदेश, अधिसूचना या सरकारी घोषणा में लिखा हो। यदि आप इस विषय पर आगे किसी भी अफवाह और वास्तविक सूचना का अंतर तुरंत समझना चाहते हैं तो एक बार फिर याद दिला दूं, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस जानकारी को अपने परिवार के बुजुर्गों तक जरूर पहुंचाइए। सही समय पर सही सूचना कई चिंताओं को खत्म कर देती है। समग्र रूप से देखा जाए तो यह मामला केवल पेंशन भोगियों की आय का नहीं बल्कि भरोसे का है। एक तरफ वे लोग हैं
जिन्होंने नौकरी के दौरान भविष्य निधि और पेंशन व्यवस्था में योगदान दिया, और दूसरी तरफ वह व्यवस्था है जिसकी जिम्मेदारी है कि बुढ़ापे में उन्हें सम्मानजनक सहारा दे। यदि न्यूनतम पेंशन बढ़ती है, डीए जुड़ता है और चिकित्सा सुरक्षा का ढांचा बनता है, तो यह संदेश जाएगा कि देश अपने श्रमिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भूल नहीं रहा। यह सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, और आने वाले समय में इससे अन्य योजनाओं के लिए भी एक मानक बन सकता है। अब आगे की नजरें उसी अंतिम आधिकारिक कदम पर हैं, वह गजट नोटिफिकेशन, वह स्पष्ट आदेश और वह लागू होने की प्रक्रिया, जिससे लाभार्थियों के खातों में वास्तविक बदलाव दिखाई देने लगे। जब यह होगा तब लाखों घरों में बजट की सांसें आसान होंगी, दवाइयों की चिंता कुछ कम होगी और बुढ़ापे के दिनों में आत्मसम्मान के साथ जीने का भरोसा मजबूत होगा। आप इस संभावित फैसले को किस नजर से देखते हैं? क्या 7,500 भारतीय नेपाली रुपया की न्यूनतम पेंशन और उसके साथ डीए आज की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त है, या इसमें आगे भी सुधार की जरूरत होगी? और चिकित्सा सुविधा का मॉडल कैसा होना चाहिए ताकि सच में बुजुर्गों तक लाभ पहुंचे? अपनी राय और अनुभव साझा कीजिए, क्योंकि वास्तविक तस्वीर उन्हीं लोगों से आती है जो इसे जी रहे हैं। धन्यवाद।